लेसन नंबर 1। आज टॉपिक है मौर्य काल। शुरुआत करेंगे संस्थापक से। तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले मगध पर राज्य या मगध पर राज नंद वंश के राजा घनानंद कर रहे थे और चाणक्य का उन्होंने अपमान किया था। अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक वीर बालक चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी ट्रेनिंग दी, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें शिक्षा दी। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शुरुआती जीवन के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, इसलिए उनके प्रारंभिक जीवन के संबंध में मतभेद है। करते हैं शुरू। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। युद्ध के पश्चात हेलेना जो सेल्यूकस की पुत्री थी उससे चंद्रगुप्त ने विवाह किया। इस विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त को कई सिंधु के इलाके, बलूचिस्तान और के अन्य प्रदेश भी मिले और उन्हें मैगस्थनीज नामक राजदूत मिला। इसी मैगस्थनीज ने बाद में इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। अब देखिए कुछ ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर। अहनानूर और मुरनानूर ये तमिल भाषा में लिखे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें ध्यान पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने वृद्धावस्था में जैन धर्म को अपना लिया और राजकाज छोड़कर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां चले गए और वहीं पर तपस्या करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार को शासक बनाया गया। बिंदुसार इतिहास में पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके पुत्र अशोक भी फेमस थे और पिता चंद्रगुप्त भी फेमस थे, परंतु ये अपने पिता और पुत्र के भांति इतना फेमस नहीं हो पाया। बिंदुसार को अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया गया। इसे यूनानी राइटर एमित्रोचेट्स कहते हैं। वहीं इसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों से सिंहसेन भी कहा गया है। दिव्यावदान ये क्या है? दिव्यावदान क्या है? बौद्ध धर्म की कथाओं का एक संग्रह है। दिव्यावदान में बताया गया है कि इसकी राजधानी तक्षशिला महाजन बुद्ध काल में गांधार प्रदेश की राजधानी थी। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इसे दबाने के लिए अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। सुसीम भी इसी का पुत्र था। अब देखिए इसके अलावा मिस्र के राजा फिलोडेल्फस ने डियनासिस और यूनान के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक दूत को बिंदुसार दरबार में भेजा। याद नहीं रहे तो ट्रिक है, फेल हो गई डायन, फिलोडेल्फस डायनासिस और अंटी की डाई। अंटी मतलब एंटियोकस, डाई मतलब डाइमेकस। अब है नेक्स्ट टॉपिक अशोक। अशोक इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है और इसका जो अशोक नाम है वो सिर्फ हमें मास्की और गुजरा अभिलेख से ही मिलता है और दोनों अभिलेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी लोग जानते हैं। अशोक ने 4 विवाह किए थे अशोक ने। इसके अलावा हम देखें अशोक के पिता का नाम तो आपको पेज में मिलता है, परंतु अशोक की माता का नाम आपको नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, अशोक की माँ थी, उसका नाम था धर्मा। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध पर शासन किया था। शुरुआत में अशोक को बहुत ही क्रूर शासक माना गया था, क्योंकि ये युद्ध काल में अपने दुश्मन की बहुत ही निर्मम ढंग से हत्या कर दिया करता था। परंतु हम देखें कलिंग युद्ध, ये वो घटना है जो अशोक के जीवन को चेंज कर देती है। जब अशोक ने हमला किया कलिंग पर, उस समय वहां नंदराज शासन कर रहा था और ये जानकर हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक का मन चेंज हो गया, विचलित हो गया
और उसने शस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी। उन्होंने निग्रोथ और उपगुप्त ये दो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। भैरी घोष के जगह पर धम्म घोष किया। भैरी घोष बोलते हैं जब युद्ध होता है तब ढोल नगाड़े बजते हैं, तो उसे कहते हैं भैरी घोष। और धम्म घोष क्या है? धर्म की घोषणा। अब देखो भाई, एक किताब है राज तरंगिनी लिखी थी कलहन ने। उस किताब में बताया गया है कि अशोक भगवान शिव का उपासक था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने बाद में बराबर की पहाड़ियों को 4 गुफाओं में चेंज कर दिया। बराबर की पहाड़ियां, वहां 4 गुफाएं बनाई गई। सुदामा, चापार, विश्व, झोंपड़ी और करण। याद नहीं रे ट्रिक है? सुचा विकर्ण, सुदामा, चापर, विश्व, झोंपड़ी, करण। अब देखो उसके अलावा रूमन दई अभिलेख, इससे में ध्यान पड़ता है अशोक ने अपने राज्य में किसानों से लिए जाने वाला टैक्स भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मतलब जितनी फसल होगी उसका 8वां भाग। पहले कितना था? 1/6 भाग। नेक्स्ट है लघु शिलालेख। इसमें देखिए, इस शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य या बुद्ध राजकुमार कहा है। अपने आप को उसने भगवान बुद्ध के अनुयायी माना अपने आप को। नेक्स्ट है धम्म। धम्म में क्या है? धम्म में अशोक ने भैरी घोष के जगह धम्म घोष किया। धम्म की परिभाषा है अशोक ने अपने 2 और 7वें स्तंभ लेख में बताई है कि मनुष्य को अपनी नैतिक उन्नति क्या होती है? जो आपके जीवन में बढ़िया विचार है। अब बढ़िया विचार मतलब आप पाप नहीं करोगे, विश्व का कल्याण करोगे, दया भावना रखोगे, सत्य बोलोगे, अपने घर आए हुए साधु का कल्याण करोगे, व्यवहार शुद्ध रखोगे और माता पिता और बड़ाओं की आज्ञा मानोगे। इसी को अशोक ने धम्म कहा है। अब देखो, इसके अलावा अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इसमें अशोक ने अपनी आस्था व्यक्त की है। सांची, सारनाथ, लघु स्तंभ लेख। तो ध्यान, सांची मध्य प्रदेश में है और सारनाथ यूपी में है। यहाँ इन्होंने आज्ञा दी थी इस लेख में। लेख स्तंभ लेख हैं, अभिलेख हैं, ये दीवारों पर, पहाड़ों पर, पत्थरों पर या खंबे बनाकर वहां पर लिखे गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु संघ के अंदर फूट डाले या संघ के नियमों के खिलाफ काम करे तो ऐसे भिक्षुओं को निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या होती है? जो स्थान भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखते हैं उन स्थानों की यात्रा करना, उसे धम्म यात्रा कहा गया है। नेक्स्ट है अनुसंधान। जितने भी कर्मचारी हैं अशोक के दरबार में, उन कर्मचारियों प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करनी, उसे अनुसंधान कहा गया है। नेक्स्ट है धम्म महामात्र। महामात्र मतलब कोई ना कोई अधिकारी होगा। धम्म मतलब धर्म का अधिकारी। तो ये वो अधिकारी थे जो धार्मिक कार्य किया करते थे। उदाहरण के लिए जनता में धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, कैदियों को शिक्षा देना और जो अपराधी हैं, गरीब हैं, उनके परिवारों को सहायता करना ताकि वो अपराध से दूर हो सके। अभिलेख। अब आपका तो सवाल है अभिलेखों की प्रेरणा अशोक कहाँ से मिली होगी? तो ईरान के शासक दारा से अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी। और ध्यान रखना, अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ भाषा नहीं बोल रहे, लिपि बताई जा रही, ब्राह्मी लिपि है। सिर्फ मनसेरा और शाहबाज गड्डी यहाँ के अभिलेख ही खरोष्टी लिपि में है। इसके अलावा आप जानते हैं कि फिरोज तुगलक अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लेकर आया था। उनकी चर्चा अपने बाद में लेसन नंबर 2 में करेंगे। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप के द्वारा ही सबसे पहले इन लेखों को पढ़ा गया था। मतलब इन लेखों को अंग्रेजों के टाइम ही भारत में पढ़ा गया था। इससे पहले इन लेखों को कोई भी पढ़ नहीं पाया था। यहाँ नाम है ताम्रपाणी। अगर आप किताब की हेल्प से पढ़ रहे हैं तो नाम देखिए, ताम्रपाणी नाम आया है।
ताम्रपाणी प्राचीन समय में श्रीलंका को बोला गया। उस समय वहां के शासक थे राजा तिस। तिस ने अशोक से प्रेरणा पाकर अपना नाम देवनाम प्रिय रख लिया। इससे आप उसकी उपाधि भी मान सकते हो। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत भी इसी राजा के समय हुई थी, क्योंकि इस राजा ने बाद में अपने राज्य अभिषेक के समय अशोक को बुलाया था और अशोक की ओर से अशोक का पुत्र महेंद्र गया था। और महेंद्र अपने साथ बोधि वृक्ष वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने बैठकर तपस्या की थी। उस बोधि वृक्ष का एक भाग एज ए गिफ्ट, एज ए उपहार के रूप में उसका पुत्र महेंद्र अपने साथ में ले गया था। और उस पेड़ को बाद में वहां श्रीलंका में लगाया भी गया था। और इसी के साथ ही अशोक के द्वारा श्रीलंका में इस धर्म की शुरुआत मानी जाती है। 40 वर्ष शासन करने के पश्चात 232 ईसा पूर्व में अशोक रखना भाई, अशोक के समय हिंसा कम हुई थी, जानवरों को मारना कम कर दिया गया था, जगह जगह धर्मशालाएं बनाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए। परंतु इन सब के कारण क्या हुआ, अशोक का अधिकांश रुपये खजाना मानिए वो समाप्त हो चुका था। तो जो आगामी शासक आए उनको खजाने की कमी महसूस हुई, तो उसका प्रभाव शासन पर पड़ने लग गया। अशोक के मरने के पश्चात उसका पुत्र था कुणाल को राजा बनाया गया। कुणाल जन्म से अंधे थे और कुणाल को दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। दिव्यावदान क्या है याद है आपको? यह बौद्ध धर्म की कथाएं हैं, उनका संग्रह ही दिव्यावदान है। तो अंधा था, इसलिए उसकी सहायता के लिए उसके पुत्र संप्रति और दशरथ उन्होंने कुणाल की सहायता की थी। संप्रति और दशरथ कुणाल के पुत्र थे। और बाद में इसी दशरथ ने बाद में नागा अर्जुन गुफाओं को अजीविक क्या होते हैं, जो बौद्ध धर्म में भिक्षु हैं उन्हें बोला गया अजीविक, उनको दान में दे दी। भाई ध्यान रखना, ये दशरथ रामायण वाला नहीं है, वो दशरथ अलग थे और ये दशरथ अलग है। इसके अलावा अशोक एक पुत्र था जालोक, वो कश्मीर का शासक बन गया। और आपको ध्यान है अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी और वहां पर बाद में उन्होंने बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था। ध्यान रखना, भारत में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, 4, और उसमें से तीसरी बौद्ध संगति है, उसका आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि कुणाल अंधा था तो राजकाज कर नहीं पाया। उसके बाद दशरथ आए, संप्रति आए, कमजोर शासक थे, परंतु अब माने अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम था बृहदत्त। बृहदत्त को अंतिम शासक माना गया है। और उसके समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ चुका था, अन्य धर्मों का प्रभाव कम हो चुका था। तो उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के इस वंश, मौर्य वंश के शासक बृहदत्त की हत्या कर दी। और इस प्रकार से मौर्य वंश का शासन का एंड हुआ मगध में और शुंग वंश के शासन की स्थापना हुई। आज के लिए बस इतना ही है। अभी आप बैठकर आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप अपने कोई भी सवाल है वो हमसे कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और अब कल जो अपन टॉपिक किया था महाजनपद, उससे संबंधी कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बताइए, दीपांतर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, दीपांतर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है,
महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कितने प्रकार की थी? क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में प्रमुख जनपद कितने थे? उनके नाम और उनकी राजधानियां। क्वेश्चन नंबर 6, अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जांगलधर बादशाह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, जय जांगलधर बादशाह किस जनपद के शासकों के ध्वज में अंकित था? क्वेश्चन नंबर 9, सहाज नामक राजा क्यों प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 10, सूर, सेनोई और मैथोरा का वास्तविक नाम क्या है और ये नाम किनके द्वारा प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? क्वेश्चन नंबर 11, सीवी जनजाति प्राचीन समय में कहां पर निवास किया करती थी? क्वेश्चन नंबर 16, सीवी जाति बाद में राजस्थान के किस क्षेत्र में बस गई? क्वेश्चन नंबर 13, अनयु विरोध क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, संथागार किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, महाजनपदों के विनाश का प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप घर बैठकर नोटबुक में सोल्व करेंगे और उनके उत्तर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और चाहें तो आप उनके उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। आई होप आप घर बैठकर सभी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार ये वीडियो जारी रहेगी। कल इसका तीसरा भाग करेंगे, मौर्य प्रशासन और शुंग वंश। कल की अपेक्षा आज की वीडियो में सुधार हुआ है और आगे सुधार यूं ही जारी रहेगा। विद्यार्थियों का सहयोग जारी रहेगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें।